वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ये आपका जो हम अभी सेशन आपका क्या चल रहा है, सैनिक, ठीक है। सैनिक में हम पढ़ा क्या रहे हैं, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विषय पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी इसके 5 यूनिट कवर कर चुके हैं। ये यूनिट नंबर 6 है आज की वीडियो में, ठीक है। यूनिट 6 और यूनिट 7 ये दोनों यूनिट ख़त्म होते ही आपका जो पीएससी का भाग 1 है, ठीक है, पीएससी का भाग 1 है वो इंड हो जाएगा। इसके बाद आपका पीएससी विषय का ही भाग 2 पार्ट बी जो आएगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आज की क्लास में कुछ पैटर्न हम बदले हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जैसे आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो आप बोलते हो कि सर समझ में नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्ट हम हेडिंग डालकर ही पढ़ाते। तो आज के जो क्लास रहने वाली यहाँ पे हम एमसीक्यू बना दे रहे हैं, एमसीक्यू नहीं, प्रश्न उत्तर के रूप में बना दे रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ वही है, जैसे हम डायरेक्ट विसंक्रमण डिसइंफेक्शन लिखते थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रश्न उत्तर के रूप में बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, विसंक्रमण, यहाँ पे निर्जनन का मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन और एंटीसेप्सिस क्या है, इनके बीच क्या अंतर है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब हम जो पढ़ने वाले हैं नीचे जो थियरी हमको है वो डिसइंफेक्शंस, स्टेरिलाइजेशन और एंटीसेप्सिस के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इनके अंतर देखने वाले हैं। ये आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट हेडिंग बाय हेडिंग आपको हम डालकर पढ़ा रहे थे तो आप कंफ्यूज हो जाते थे कि इस वाले का उत्तर क्या है या क्या नहीं है। ये चीज़ अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला डिसइंफेक्शन के बारे में देखेंगे। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस हुआ आदि की संख्या को कम किया जाता है, उन्हें नष्ट किया जाता है। लेकिन इसमें समानतः स्पोर्स जो रहते हैं, पोर्स जो रहते हैं, बीजाणु जो रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। ये प्रक्रिया उन चीज़ों पर की जाती है जो जीवित नहीं है, जैसे कि फर्श हुआ, हवा हुआ या फिर उपकरण हुआ। तो आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है, 2 ही चीज़ ध्यान में रखना है डिसइंफेक्शन के बारे में, कि सर इसमें जो रहता है बीजाणु को पूरी तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, ठीक, इसमें स्पोर्स नष्ट नहीं होते हैं। ये हमेशा निर्जीव चीज़ों पे उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्शन, जैसे कि फर्श हुआ या फिर हवा या फिर उपकरण। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको उदाहरण भी दे दिया है, फर्श को डेटॉल से साफ करना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिसइंफेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। एजेंट की बात करें तो इसे भी संक्रामक कहते हैं, जैसे कि फिनाल हुआ या फिर सेवलान हुआ, ये एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन क्या है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु से गंभीर प्रकार के सूक्ष्म जीव, चाहे वो हानिकारक हो या नहीं हो, उनके बीजाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो मेन डिफरेंस आपका स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में यही है कि भैया डिसइंफेक्शन में स्पोर्स नष्ट नहीं होते हैं, बीजाणु नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पे आपके स्टेरिलाइजेशन में बीजाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन अंतर आपको यही समझना है। देखिए कि अच्छा, स्टेरिलाइजेशन का उपयोग कहाँ पे होता है सर, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, कैंची हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, तो वहाँ पे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, सर्जिकल उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों के लिए उपयोगी है तो उसका भी स्टेरिलाइजेशन करके ही करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में एक यंत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव में सर्जिकल चाकू को रोगाणु मुक्त करते हैं, ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अब इसके जो एजेंट रहते हैं वो स्टेरिलाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे एंटीसेप्सिस। भर भर के भैया ड्रेसर का पेपर हुआ था बिहार में, बीटीएससी का पेपर हुआ था, बीटीएससी ड्रेसर का पेपर हुआ था, तो भर भर के इससे प्रश्न आए थे, ठीक है। अभी हाल ही में पेपर हुआ है 2025 में, तो आपको ध्यान में रखना है। एंटीसेप्सिस क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित ऊतक, हमने देखा था डिसइंफेक्शन में हम निर्जीव वस्तुओं पे, निर्जीव ऊतक पे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एंटीसेप्सिस में जीवित ऊतकों जैसे कि त्वचा हुआ, सूक्ष्म त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है। यह मुख्य रूप से जीवित शरीर पर लागू होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सर्जरी करना हो तो सर्जरी से पहले त्वचा को स्प्रिट या फिर डेटॉल लगाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
एंटीसेप्सिस कहलाएगा। समझ में आया? जी हाँ, तीनों के बारे में हमको समझ में आ गया। अब मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए, एंटीसेप्सिस जीवित ऊतकों पर किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, लेकिन बीजाणु नष्ट नहीं करता है। वहीं पे विसंक्रमण जो डिसइंफेक्शन है, ये निर्जन सतहों पर किया जाता है और हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, लेकिन ये भी बीजाणु नष्ट नहीं करता है, इसमें भी बीजाणु बचे रह जाते हैं। वहीं पे स्टेरिलाइजेशन भैया ये सभी सूक्ष्म जीव और उनके बीजाणु को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस हो गया तीनों में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, विसंक्रमण कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विसंक्रमण का वर्णन हम देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, देखिए विसंक्रमण के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, संगामी। ठीक है, संगामी विसंक्रमण। अच्छा, इस प्रक्रिया में रोगी के शरीर से निकलने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को तुरंत नष्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वे दूसरों तक न फैले। यह रोगी के आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या है, तो आपको यही बताना है कि इसमें जो भी सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है, जो शरीर से निकल रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, इसको हम तुरंत नष्ट कर देते हैं, शरीर से निकलते ही नष्ट कर देते हैं, ताकि वह दूसरों को न फैलाए। ठीक है, तो वही हमारा संगामी विसंक्रमण हो गया। उदाहरण के तौर पे सर, जैसे कि मूत्र हुआ, मल हुआ, उल्टी हुआ, रोगी के इस्तेमाल के लिए दस्ताने और लीलन को तुरंत साफ करना। ठीक है, कोई पेशेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, उल्टी कर दिया, वोमिटिंग कर दिया, तो हम तुरंत वहाँ पे क्या करेंगे, संगामी विसंक्रमण करेंगे। ठीक है, ताकि दूसरों को ना फैल पाए उसके बैक्टीरिया। अब देखिए टर्मिनल डिसइंफेक्शन इम्पॉर्टेंट है, एम्स में भर भर के पूछता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं। तो ये प्रक्रिया तब की जाती है जब रोगी ठीक हो जाता है, पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक हो जाता है और अस्पताल से छुट्टी पा लेता है, तो उसकी मृत्यु या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब उस कमरे के या फिर उपकरण को तुरंत रोगाणु मुक्त करते हैं। ठीक है, रोगी के ठीक होने के बाद या फिर रोगी की मृत्यु हो जाने के कारण जो डिसइंफेक्शन किया जाता है, जो रोगाणु को मुक्त किया जाता है, वो हमारा टर्मिनल नाम से ही पता रहा है कि टर्मिनेट हो गया है पेशेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि रोगी के कमरे, बिस्तर या फर्नीचर को फिनाइल को साफ करना। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद। अब देखिए प्रोफिलैक्टिक विसंक्रमण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन क्या है सर, प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन क्या है, तो यह प्रक्रिया किसी वस्तु को उपयोग से पहले रोगाणु मुक्त करने के लिए की जाती है, ताकि संक्रमण की संभावना न रहे। ठीक है, जैसे दूध का पौष्टिकरण, पानी में क्लोरीन डालना या साबुन से हाथ धोना, ये हमारा हो गया। ठीक है, प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। अब देखिए जो हम डिसइंफेक्शन की विधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, कौन कौन सी विधियाँ हैं और प्रत्येक का वर्णन और उदाहरण सहित देखने वाले हैं। तो विसंक्रमण जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, समझ जाना डिसइंफेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, विसंक्रमण की 3 मुख्य विधियाँ हैं। पहला प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ में कैसे सर, वायु के माध्यम से स्वच्छ वायु में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और हवा का प्रभाव उन्हें नष्ट कर देता है। तो प्राकृतिक विधियाँ में हमने वायु के माध्यम से देखा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य की पराबैंगनी किरणें में भी अगर हम किसी चीज़ को रख दे रहे हैं तो वो सूक्ष्म जीवों को मार देती है। सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है, ठीक है, जैसे कि कपड़ों या फिर बिस्तर को धूप में सुखाते हैं आप। तो हमने देख लिया भैया प्राकृतिक विधियाँ देख लिया। अब हम देखेंगे भौतिक विधियाँ। डिसइंफेक्शन की आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा डिसइंफेक्शन का भौतिक विधि है। ऑप्शन दे देगा, ड्राई हीट के माध्यम से, मॉइस्ट हीट के माध्यम से, ऐसे कुछ भी करके ऑप्शंस बना देगा। तो आपको प्रत्येक को ध्यान रखना है कि ड्राई हीट के माध्यम से इसमें हॉट एयर ओवन वस्तु में 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 1 से लेकर 2 घंटे तक रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे कांच के बर्तनों को हॉट एयर ओवन में रखना। ठीक है, अगर किसी चीज़ का डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है, तो अब देखिए ये गर्मी के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है हॉट एयर ओवन विधि को। ठीक है, हॉट एयर ओवन विधि से हम उसी वस्तुओं को जो भैया टेम्परेचर सह सकता है, इतना 160 180 टेम्परेचर सह सकता है, उसी को हम डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो गल जाएगा वो। ठीक है, इसलिए कांच के बर्तन को हॉट एयर ओवन में रखते हैं तो वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए मॉइस्ट हीट के माध्यम से इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं जो 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड वर्ग इंच दबाव में 15 से लेकर 20 मिनट तक वस्तुओं को रखा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑटोक्लेव एक आपका कुकर, प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे आप खाना बनाते हो, चावल पकाते हो, सेम वैसे ये भी काम करता है। ठीक है। अब देखिए रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से परावैंगनी किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, इनके गामा किरणों से सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट करते हैं। जैसे कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में यूवी लैंप जलाना। ठीक है। तो हमने देख लिया भौतिक विधियाँ। अब हम देखेंगे रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ में हम फिनाल और संबंधित यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। फिनाल सतहों पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे फर्श की सफाई करना। क्रेसोल होता है, ये भी संक्रामक सतहों के लिए उपयोग होता है। डेटॉल ये त्वचा और सतह दोनों के लिए उपयोग होता है। सिट्रीमाइड उपकरण सतहों के लिए होता है। सेवलान त्वचा और उपकरणों के लिए। हाइलोजन यौगिक जैसे ब्लीचिंग पाउडर पानी और सतहों को रोगाणु मुक्त करने के लिए। ठीक है। स्विमिंग पूल में आप देखते हैं तो ये डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल में एथिल एल्कोहल आपके भर्ती परीक्षा में पूछता है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 70% एथिल एल्कोहल जो है ये शुद्ध माना जाता है। स्प्रिट में जो लगाते हैं वो आपका एथिल एल्कोहल ही रहता है। देखिए उसके बाद आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये भी सतहों के लिए। और फार्माल्डिहाइड ये इंपॉर्टेंट है, ये गैस के रूप में कमरों के विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर का फ्यूमिगेशन करते हैं तो ये फार्माल्डिहाइड के माध्यम से ही फ्यूमिगेशन करते हैं। तो ये हमने देख लिया विसंक्रमण की विधियाँ। इतनी सारी विधियाँ हैं, इतने मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है। जो हमने पढ़ा ये विसंक्रमण की विधियाँ पूरा देखा हमने देखा भैया कि प्राकृतिक विधि में कौन कौन से होते हैं मेथड, वो हमने देखा। भौतिक विधि में हमने देखा भैया ड्राई हीट हमने देखा, मोस्ट हीट के बारे में देखा हमने, और रेडिएशन के बारे में हमने देखा। रासायनिक विधियाँ में हमने देखा। अब हम देखेंगे जो आपका स्टेलाइजेशन है इसकी विधियाँ। ये निर्जनन का मतलब हुआ कि स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन की विधि कौन कौन सी है और प्रत्येक का वर्णन और उदाहरण सही देखने वाले हैं। तो स्टेलाइजेशन की दो मुख्य विधियाँ हैं। पहला भौतिक विधि हो गया। ठीक है। भौतिक विधि हो गया। दूसरा शुष्क उष्मा ड्राई हीट विधि हो गया। ठीक है। अच्छा, भौतिक विधि में हॉट एयर ओवन वस्तुओं को, देखिए ये शुष्क ड्राई हीट में क्या रहता है, हॉट एयर ओवन वस्तुओं को 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 1 से लेकर 2 घंटे तक रखा जाता है। ठीक है। जैसे कांच का बर्तन हुआ, सर्जिकल चाकू हुआ, ठीक है, इनको रोगाणुमुक्त करना हो तो हम ड्राई हीट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। उबालने में क्या रहता है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर 5 से 10 मिनट तक उबाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सिरिंज को उबालना हो रहता है तो हम ये करते हैं। ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड वर्ग इंच दबाव में 15 से 20 मिनट तक रखते हैं। ठीक है। ये सर्जिकल ड्रेसिंग को रोगाणुमुक्त करना होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन में ये ऊपर हम देख ही चुके हैं रासायनिक विधि में। दूसरा रासायनिक विधि है, इसमें ग्लूटाल्डिहाइड, ये संवेदनशील उपकरणों के लिए, ये डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है। एंडोस्कोप को किसके माध्यम से स्टेलाइज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना, ग्लूटाल्डिहाइड के माध्यम से एंडोस्कोप को हम स्टेलाइज करते हैं। फार्माल्डिहाइड ये गैस के रूप में होता है। ठीक है। जैसे फ्यूमिगेशन करना होगा तो फार्माल्डिहाइड गैस का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है। एथिलीन ऑक्साइड गैस के रूप में ये संवेदनशील उपकरणों के लिए जो भैया टेम्परेचर ज़्यादा नहीं सह पाता, जैसे कि कैथेडर हुआ, इसको रोगाणुमुक्त करना हुआ तो भैया हम एथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इन सब से पूछता है, बताइए कार्डियक कैथेडर को स्टेलाइजेशन रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो एथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। स्टेलाइजेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे विभिन्न वस्तुओं को विसंक्रमण और स्टेलाइजेशन की विधियाँ क्या क्या हैं, ये वही बात हो गया। कांच के बर्तन को करना हुआ रोगाणुमुक्त कैसे करेंगे, हॉट एयर ओवन के माध्यम से जो 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर चलता है, 102 घंटे तक इसको रखते हैं। ठीक है। अब रबर की वस्तुओं को स्टेलाइजेशन करना हो या फिर इसको रोगाणुमुक्त करना होगा तो किस विधि से करेंगे सर, इसे हम ठंडे पानी से गीला करेंगे, साबुन और गर्म पानी से रगड़ेंगे, फिर डेटॉल या फिर लाइसॉल जो 1:40 की सांद्रता में रहता है उसमें डुबोएंगे, फिर उपयोग से पहले उबालेंगे और सुखाकर इसको एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे। ठीक है। रबर ट्यूब या फिर मैकिंटॉश को इस मेथड से हम रोगाणुमुक्त करते हैं। ठीक है। बेड पैन मूत्रपात, किडनी ट्रे
थूकदान, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको पहले खाली करेंगे, तेज धार में धोएंगे, साबुन और गर्म पानी से साफ करेंगे। उसके बाद लाइसॉल का इस्तेमाल करेंगे, 1 घंटे तक डुबो के रखेंगे, फिर धूप में सुखाकर रैक में रखेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। अस्पताल में बेड पैन की सफाई भी इसी मेथड से करते हैं हम, ठीक है, जो हमने आपको ये बताया। उसके बाद सर्जिकल उपकरण, ड्रेसिंग, ये सभी कैसे, ये ऑटोक्लेव के माध्यम से हम रोगाणु मुक्त करेंगे, ठीक है। कैंची और चाकू को रोगाणु मुक्त करना होगा तो सेवलान और स्पिरिट को 1:6 सांद्रता में 3 मिनट तक डुबो को रखेंगे, ठीक है, डुबोएंगे। और सर्जिकल कैंची की सफाई हम इस माध्यम से करते हैं, ठीक है। पूरे, अब देखिए जो कैटगट और बैंडेज है ये कैसे करेंगे सर, इसको हम गामा किरणें से या फिर विकिरण द्वारा रोगाणु मुक्त करेंगे, ठीक है, बैंडेज को। देखिए लिप्स लूप्स को कैसे हम करेंगे रोगाणु मुक्त, ये सेवलान में 20 मिनट तक डुबो कर रखेंगे। गर्भ निरोधक जो लिप्स लूप्स आता है उसकी सफाई की ये मेथड है, सेवलान में 20 मिनट तक डुबोना। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको कैसे रोगाणु मुक्त करेंगे, तो इसको हम सेवलान और स्पिरिट से 30 मिनट तक डुबो कर रखेंगे, ठीक है। जैसे बुखार मापने का थर्मामीटर साफ करना हो तो इसी मेथड से हम करेंगे। कमरे का फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे, कमरे का फ्यूमिगेशन, देखिए कमरे का फ्यूमिगेशन महीने में 1 बार होता है, ठीक है। पूरा सब चीज़ खाली कर देते हैं, मरीज रहता है हटा देते हैं, सामान जरूरी जो रहता है उसको भी हटा देते हैं। तो फार्माल्डिहाइड गैस को 60% आर्द्रता और 180 डिग्री सेल्सियस पर 1 से लेकर या फिर 16 घंटे तक हम विसंक्रमण करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ये रोगाणु मुक्त किया जाता है, ठीक है, फार्माल्डिहाइड गैस को फ्यूमिगेशन के माध्यम से। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव में क्या अंतर है। हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव में क्या अंतर है, ऑटोक्लेव क्या है और हॉट एयर ओवन क्या है। तो देखिए हॉट एयर ओवन यह एक ड्राई हीट का उपयोग करता है। तापमान इसमें 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें समान दाब 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक, यहाँ पे 1 से लेकर 2 घंटे लिख लेना, ठीक है, 1 से लेकर 2 घंटे तक। अगर 180 पे कर रहे हैं तो 1 घंटे तक, बाकी 160 पे कर रहे हैं तो 2 घंटे तक, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रयोगशाला, इसमें प्रयोगशाला की कांच हुआ, बर्तन हुआ, उसको रोगाणु मुक्त करना होता है तो हॉट एयर ओवन के माध्यम से। कांच इंपॉर्टेंट है, कांच आप ध्यान में रखना। ऑटोक्लेव में हम आपको बता ही दिए हैं, इसमें नम उष्मा भाप का उपयोग किया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, दाब 15 पाउंड वर्ग इंच दबाव रहता है, समय 15 से लेकर 20 मिनट तक रहता है। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट हुआ, ड्रेसिंग हुआ, सिरिंज हुआ, ठीक है, इनको हम इसी माध्यम से स्टेलाइज करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चैप्टर आ गया आपका, ठीक है। इसी में व्यर्थ पदार्थ या फिर कचरा क्या है, इसके मुख्य प्रकार क्या है। तो हमको अब ध्यान में रखना है कि व्यर्थ पदार्थ क्या है या फिर कचरा क्या है, इसका प्रकार क्या है। तो देखिए व्यर्थ पदार्थ या फिर कचरा हुआ फेंका गया पदार्थ है जो घर हुआ, सड़क हुआ, व्यवसाय हुआ, उद्योग हुआ, कृषि हुआ, इन सभी कार्यों से निकलता है। तो इसे ठोस कचरा भी कहा जाता है। कचरा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठोस कचरा, तरल कचरा, ठीक है। ठोस कचरा जैसे कि प्लास्टिक हुए, कागज हुए, धातु हुए, जैविक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, ये सभी ठोस कचरे में आएंगे। तरल कचरा जैसे कि गंदा पानी हुआ, रासायनिक द्रव हुआ, मेडिकल वेस्ट से निकला तरल हुआ, ये तरल कचरा हो गया। उदाहरण के तौर पे घर से निकला हुआ कचरा जैसे कि पुराने कपड़े, खाने का बचा हुआ सामान ठोस कचरा है, जबकि फैक्ट्री से निकला रासायनिक पानी तरल कचरा है। कचरे का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुख्य समस्याएं बताएं, ठीक है। देखिए कचरा पर्यावरण को प्रभावित करता है, जो सीधे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। कचरा प्रबंधन एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि यह ठोस या तरल रूप में होता है और ढेर लगने से स्थिति खराब हो जाती है। मुख्य प्रभाव इस प्रकार है, पहला कि रोगवाहक जीवों की वृद्धि। कचरा से क्या रहता है, जो रोगवाहक जीव हैं इनकी वृद्धि हो जाती है। कचरे के ढेर पर आपको पता है मक्खियाँ हुआ, कीड़ा हुआ, मच्छर हुआ, चूहा हुआ, कुत्ता हुआ, सुअर हुआ, ये सभी आकर्षित होते हैं, जो हैजा प्लेग और पेचिश जैसे रोग फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पे कचरे पर मक्खियाँ बैठकर भोजन पर आती हैं और हमारे शरीर में टाइफाइड फैला के चली जाती हैं। दूसरा मुख्य समस्या क्या है कचरा का, दूसरा मुख्य समस्या ये है कि आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से बताइए कचरे के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऑप्शन से दुर्गंध और वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी रोगवाहक जीवों की वृद्धि, ऑप्शन सी ऐसे करके पूछेगा जल स्रोतों का प्रदूषण, ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नुकसान हो जाना, ऑप्शन ई इनमें से सभी। तो आपको ये सारे हेडिंग ध्यान में रखना है। दुर्गंध और वायु प्रदूषण, कचरे
से बदबू आती है जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। कचरा जलाने से धुआं निकलता है जो हमारा श्वसन, सांस की समस्या जैसे कि अस्थमा पैदा करता है। उदाहरण के तौर पे खुले में कचरा जलाने से आसपास के लोग खांसी या फिर एलर्जी के शिकार हो सकते हैं। जल स्रोतों का प्रदूषण, कचरा उड़कर रिसाव से पानी के स्रोतों से पहुंच जाता है जिससे जल जनित रोग जैसे डायरिया हुई ये सब फैलने लगते हैं। कचरा नदी में गिरने से पानी दूषित होता है, पेट की बीमारियां फैलती हैं। सौंदर्य का नाश, कचरा कचरा जो रहता है क्षेत्र गंदा और अस्वस्थकर बनाता है जिससे लोग मानसिक तनाव महसूस करते हैं और रोगग्रस्त हो सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पे कचरे से भरी कॉलोनी में रहने वाले लोग अवसाद या फिर संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। ये सब हमने देखा कचरे से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके बारे में हमने उदाहरण से ही समझा। मेडिकल कचरा क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, इसके मुख्य प्रकार बताएं। अब हम बी ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। बायोमेडिकल वेस्ट कचरा क्या है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए मेडिकल कचरा वह व्यर्थ पदार्थ है जो अस्पतालों, क्लिनिकों में निदान, इलाज या फिर रोगी के प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण के दौरान निकलता है। यह संक्रमित और खतरनाक होता है। यह मुख्य प्रकार इस प्रकार है। पहला, खून से संबंधित कचरा। खून से सने पदार्थ या फिर शारीरिक द्रव से दूषित चीज़ें जैसे कि पट्टिया हुआ, ऑपरेशन के कपड़े हुए, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया, ठीक है, खून से संबंधित कचरा। जो भैया हमको मेडिकल कचरा निकल रहा है ना, पहला खून से संबंधित हमने देखा, एग्जाम्पल देखा कि भैया इस्तेमाल की हुई पट्टियाँ, खून से सने दस्ताने, ये सभी हमारा खून से जो कचरा अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये खून से संबंधित कचरा पहला प्रकार। दूसरा, ऑर्गेनिक कचरा। मानव या फिर पशु शरीर के अंग, ऊतक या फिर गर्भावस्था से संबंधित अपशिष्ट है। उदाहरण के तौर पे सर्जरी में निकलने वाले शरीर के भाग या फिर प्लेसेंटा, ये दूसरा प्रकार हो गया कचरा का जो मेडिकल से आ रहा है, ठीक है। नुकीली वस्तुएं, सिरिंज हुआ, ब्लेड हुआ, स्कैल्पल हुआ, ठीक है, ये सभी हमारी नुकीली वस्तुएं कचरा हो गया, ठीक है। उसके बाद खतरनाक रासायनिक कचरा जैसे कि विषैले रसायन, सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए विसंक्रामक या फिर दवाइयाँ, एक्सपायर्ड दवाइयाँ या फिर कीटनाशक जैसे रसायन, ये सब हमारे खतरनाक कचरे हो गए, ठीक है। तो हमने देख लिया मेडिकल कचरे का प्रकार, देख लिया मेडिकल कचरा क्या होता है उसको हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे मेडिकल कचरे को सुरक्षित निपटारा कैसे करें और तरीका क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। तो मेडिकल कचरे को सुरक्षित तरीके से फेंकना जरूरी है ताकि संक्रमण न फैले। मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। पहला, ठोस दूषित कचरे को फेंकने के स्थान तक ले जाना। नुकीली वस्तुओं को छेद रहित पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालना। उसके बाद तरल कचरे को नाली या शौचालय में सावधानी से डालना। दूषित ठोस कचरे को जलाना या फिर ज़मीन में दबाना। कचरा फेंकने के बाद हाथ, दस्ताने और डिब्बे को धोना, ठीक है। इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक कंटेनर में डालकर सील करना फिर जलाना। ये उदाहरण के तौर पे हम समझ लिए। तो हमने देख लिया किस तरीके से निपटारा करना है। अब देखेंगे हम बायोमेडिकल वेस्ट की विभिन्न श्रेणियां कौन सी है, प्रत्येक का उदाहरण और निपटारा करने का तरीका भी देखेंगे। तो देखिए जैविक चिकित्सीय कचरा 10 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्रत्येक का अलग अलग निपटारा तरीका भी अलग है। आपके भर्ती परीक्षा में नहीं, ये प्रश्न जो ड्रेसर है बीटीएससी में वहाँ पे भर भर के पूछा है, आपके भर्ती में भी पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा। मानव ऊतक के अंग या फिर अन्य भाग किस श्रेणी के कचरे में आता है। तो श्रेणी फर्स्ट में जो आता है सर, मानव शरीर के ऊतक, अंग या फिर अन्य भाग, ठीक है। सर्जरी से जो निकले अंग रहते हैं वो श्रेणी 1 में, मानव सर्जरी में जो निकले अंग रहते हैं वो श्रेणी 1 हो गया, ठीक है। श्रेणी 2 में पशु शरीर के ऊतक, अंग या फिर भाग आते हैं, ठीक है। और अच्छा, इनका निपटारा कैसे करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट के जो कचरा निकल रहा है, जो मानव के शरीर, ऊतक, अंग या फिर अन्य भाग या फिर जो सर्जरी से निकल रहे हैं अंग, इनका निपटारा कैसे करेंगे। तो इनको हम जला देंगे या फिर ज़मीन में गहरा दफना देंगे, गाड़ देंगे, ठीक है। और श्रेणी 2 में कौन कौन से आ रहे हैं, पशु शरीर के ऊतक, अंग या फिर अन्य भाग, इनको भी हम क्या करेंगे, जला देंगे या फिर ज़मीन में गाड़ देंगे। तो हमने देखा कैटेगरी फर्स्ट हमने देखा मानव शरीर के अंग आ रहा है, कैटेगरी सेकंड में पशु के शरीर का अंग आ रहा है। दोनों को हम क्या करेंगे सर, दोनों को हम जला देंगे या फिर गहरा गड्ढा खोद कर दफना देंगे।
अब देखिए 2 कैटेगरी याद हो गई, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी में जो कचरा आ रहा है यह माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक से निकला कचरा होता है, ठीक है, जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कल्चर प्लेट हुआ या फिर बैक्टीरिया से दूषित सामग्री हुई, ठीक है। इनको क्या करेंगे, इनको हम ऑटोक्लेविंग करेंगे या फिर माइक्रोवेविंग या फिर जला देंगे। इनका निपटारा इस तरीके से करेंगे। कैटेगरी 4 में कचरा कौन कौन से आते हैं सर, तो नुकीली वस्तुएं जो हुई ब्लेड वगैरह ये कैटेगरी 4 में आती हैं। जैसे कि सुइया हुआ, सिरिंज हुआ, ब्लेड हुआ, ये कैटेगरी 4 में आएंगे। इनको भी ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे, रासायनिक उपचार करेंगे, फिर नष्ट या फिर थ्रेडिंग करेंगे, श्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 तक याद कर लिया। अब देखिए कैटेगरी 5 आपकी भर्ती परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। कैटेगरी 5 में पुरानी दवाएं या फिर कैंसर की दवाएं आती हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड या फिर दूषित दवाएं जो आती हैं वो कैटेगरी 5 में आती हैं कचड़े, ठीक है। इनको जलाएंगे फिर या फिर सुरक्षित लैंडफिल में फेंक देंगे। अब कैटेगरी 6 में जो होता है ये सॉलिड वेस्ट, जैसे कि रक्त या शराब से दूषित ठोस चीज़ है, जैसे कि कॉटन हुआ, पट्टिया हुआ। डायरेक्ट पूछेगा दूषित कॉटन और पट्टिया किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कैटेगरी 6 में। इनको निपटारा कैसे करेंगे, इनको जलाएंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे या फिर माइक्रोवेविंग करेंगे। कैटेगरी 7 में क्या आएंगे, डिस्पोजल, ये आप देखिए प्लास्टिक वाली चीज़ें आ रही हैं। डिस्पोजल वस्तु हुआ, जैसे कि ट्यूब हुआ, कैथेटर हुआ, आईवी सेट हुआ, इनको क्या करेंगे, इनको भी ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे या फिर रासायनिक उपचार करेंगे, इनका निपटारा। कैटेगरी 8 में जो आएंगे ये लैब से सफाई या फिर धुलाई का तरल कचरा हुआ, लैब का गंदा पानी हुआ, ये कैटेगरी 8 में आ रही है। कैटेगरी 9 में क्या आ रही है सर, कैटेगरी 9 में जलाए गए कचरे की राख, जो जलाए गए हैं उनकी राख कैटेगरी 9 में आएगी। कैटेगरी 10 में कीटनाशक या फिर विसंक्रामक रसायन इस्तेमाल किए गए कीटनाशक आते हैं कैटेगरी 10 में। तो सभी कैटेगरी को याद करके रखना है, सभी कैटेगरी का निपटारा करने की विधि याद करके रखना है, कोई सा भी आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैव चिकित्सीय कचरे का निपटारे के लिए पात्रों का रंग और कोडिंग क्या है, ठीक है। कचरे को अलग अलग रंग के पात्रों में रखा जाता है ताकि निपटारा आसान हो। मुख्य रंग कोडिंग इस प्रकार है, जैसे कि पीला एक बैग होता है, तो इसमें प्लास्टिक, ये पीला जो रहता है ये प्लास्टिक बैग का रहता है। किस श्रेणी के कचरे इसमें रखे जाते हैं, तो 1 2 3 6 के लिए ये उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मानव ऊतक हुआ, ये सभी पीले में जाते हैं। रेड में सर हमने आपको बताया रेड में प्लास्टिक वाली चीज़ें रहती हैं। तो श्रेणी की बात करें तो श्रेणी 3 6 7 ये सभी रेड वाले डिब्बे में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट है, 2 ही आपको याद करके रखना है, बाकी काला वाला अब तो हट गया है, ज़्यादा ये पूछता नहीं है। रेड पूछेगा, येलो पूछेगा। देखिए कूड़े कचरे का प्रबंधन और निपटारा कैसे करें, मुख्य तरीके बताएं। तो सबसे पहले जो भी कूड़ा कचरा है इसका प्रबंधन और निपटारा कैसे करें, मुख्य तरीका बताना है। तो कौन कौन से तरीका हैं, सबसे पहले हम कचरे को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कचरे को ढक्कन वाले कूड़ेदान में रखेंगे ताकि मक्खी या कीड़े न पहुँचे। कूड़ेदान छोटा, जल रोधक, प्लास्टिक, धातु कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जिसे चूहे या फिर कुत्ते तोड़ ना सके इतना मजबूत रखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, पढ़ लेना। उसके बाद क्या करेंगे, निपटारा तरीके, रोज़ कचरे को खाली गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढकेंगे या फिर जला देंगे, ठीक है, या फिर बंजर भूमि में फेंक देंगे। उसके बाद ये देख लेना, ख़त्म हो गया आपका यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे कचरे को एकत्रीकरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। कचरे को एकत्रीकरण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो कचरे का एकत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कूड़े कचरे को इकट्ठा करके अंतिम निपटारे के लिए उपयुक्त स्थान तक ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कचरा घर या फिर आसपास जमा नहीं होता है। इससे दुर्गंध और रोग फैलने का खतरा कम होता है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। कचरे को सही जगह तक पहुँचाने से निपटारा आसान और सुरक्षित होता है, ठीक है। अब देखिए कचरे को निपटारे की प्रमुख विधियाँ, डंपिंग, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। डंपिंग के माध्यम से कचरे को खुले मैदान या फिर बंजर भूमि में फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डंपिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें कचरे को नियंत्रित तरीके से गड्ढे में डालकर हम मिट्टी से ढक देते हैं। कंपोस्ट में क्या करते हैं, इसमें जैविक कचरे को खाद में बदल देते हैं। उसके बाद इंसिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जलाना, इंसिनेशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें कचरे को जलाकर राख में बदलते हैं। ये मेडिकल कचरे के लिए उपयुक्त है। शायद यहाँ से लास्ट टाइम प्रश्न बना भी था, ठीक है। मेडिकल कचरे के निपटार करने की उपयुक्त विधि क्या है, तो जलाना, इंसिनेशन, ठीक है, कचरे को जलाकर राख में बदलते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेंच मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, कचरे को गहरे गड्ढों में डालकर मिट्टी से रखना।
ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हूँ, नगर पालिका द्वारा गड्ढे में कचरा दबाना, ठीक है, हर एक का एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा मेथड है, बेंगलोर भी दी हुई है। अब देखिए, जन स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की कचरा निपटान में क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जन स्वास्थ्य नर्स का कचरा निपटान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनकी जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। पहला कि सर्वेक्षण करेंगी, ये क्षेत्र में कचरे के निपटान की प्रचलित विधियों का सर्वे करेंगी और सुधार के लिए सुझाव देंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे गांव में कचरे के ढेर का निरीक्षण करके जलाने या दबाने की सलाह देंगी। उसके बाद कौन सी जिम्मेदारियां है, दूसरी जिम्मेदारी है कि प्रचलित विधियों का मूल्यांकन करेंगी कि भैया जो विधि है उस विधि का उपयोग हो रहा है कि नहीं। कचरा स्टोर, ठीक है, कचरा स्टोर, परिवहन और निपटान प्रणालियों का समीक्षा करेंगी या जांचना कि कचरा गाड़ी समय पर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके बाद क्या जिम्मेदारी होती है, जब चिकित्सीय कचरे का प्रबंधन, मेडिकल कचरे को सही रंग के पात्रों में डालने और निपटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित है कि नहीं, ये भी देखेंगे। अस्पताल में सुइयों को सफ़ेद, यहाँ पे नीला तो हट गया भैया, ये सफ़ेद कंटेनर में डालने की सलाह देना, ठीक है। संसाधनों का आकलन करेंगे, सहभागिता का बढ़ावा देंगे, ये सभी चीज़ें हो गई जिम्मेदारियाँ जन स्वास्थ्य नर्स का। अब देखिए, कचरा निपटान में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या भूमिका है, तो यह भूमिका देख लेना, पूरा पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कचरा निपटान प्रणाली का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये मूल्यांकन का है पूरा तरीका। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है विसंक्रमण क्या है। तो विसंक्रमण क्या है सर, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करना, बीजाणु को छोड़कर। डिसइंफेक्शन हम बताए ना, इसमें बीजाणु नहीं मरते हैं, तो ये उत्तर हो गया। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे जो प्रश्न मिलेंगे उसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टेरिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या रहता है सर, इसमें बीजाणुओं को नष्ट करना रहता है। स्टेरिलाइजेशन में सभी सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि एंटीसेप्सिस का उपयोग कहाँ होता है। तो हम आपको बताएं क्या, सजीव चीज़ों की, जीवित ऊतकों पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा थियरी अगर आप अच्छे से पढ़ के आएँ तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। फिर पूछा जा रहा है एंटीसेप्टिक का उदाहरण कौन सा है। एंटीसेप्टिक का उदाहरण हम आपको क्या बताए थे सर, एंटीसेप्टिक का उदाहरण बताते हैं सर कि डेटॉल, डेटॉल हुआ ये एंटीसेप्टिक सेप्टिक का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है डिसइंफेक्ट का उदाहरण क्या है, विसंक्रामक का उदाहरण क्या है। सर तो उपरोक्त सभी, ये सभी डिसइंफेक्ट विसंक्रामक का उदाहरण है। सेवलान हुआ, एथिल अल्कोहल हुआ, फिनाल हुआ, ठीक है, ये सभी उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सगामी विसंक्रमण क्या है। हम आपको बताए थे ना, मूत्र या मल का तुरंत विसंक्रमण करना, तुरंत शरीर से बाहर निकलना है उसको विसंक्रमण करना, हमारा सगामी विसंक्रमण का उदाहरण है, ठीक है। और वहीं पे टर्मिनल क्या है, तो ये आपको बताए थे भैया, मरीज को डिस्चार्ज होने के बाद या फिर रोगी को ठीक होने के बाद या फिर मर जाने के बाद जो रोगाणुमुक्त वाली प्रक्रिया की जाती है वही हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है, रोगी को ठीक होने या फिर मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोफिलैक्टिक विसंक्रमण क्या है, ये भी हम आपको बताए थे अच्छे से कि सर पानी को क्लोरीन क्लोरीनेशन करना, ठीक है, पानी का क्लोरीनेशन करना। सूर्य का प्रकाश विसंक्रमण की कौन सी विधि है, तो ये हम आपको बताए थे, ये कौन सी विधि है सर, प्राकृतिक विधि है। सूर्य क्या है हमारा, नेचुरल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हॉट एयर ओवन में विसंक्रमण के लिए तापमान कितना होता है, तो 160 से लेकर 180 सेंटीग्रेड रहता है। ऑटोक्लेव में निर्जनन स्टेरिलाइजेशन के लिए कितना दबाव तापमान चाहिए सर, तो 15 चाहिए, 121, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूरा थियरी से ही है, कहीं बाहर से नहीं बनाया गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विसंक्रामक है, अच्छे से आपको बताए थे क्या है सर, फिनॉल एक रासायनिक विसंक्रामक है। नेक्स्ट प्रश्न, डेटॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है सर, तो ये त्वचा और सतह दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आयोडीन किस प्रकार का विसंक्रामक है सर, ये हाइड्रोजन यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यौगिक है, ठीक है। सर्जिकल उपकरणों को स्टेरिलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सा है, ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किसके लिए होता है सर, तो किसके लिए होता है, कमरे के फ्यूमिगेशन के लिए होता है, अच्छे से आपको हम बताए थे। अब आपकी भर्ती परीक्षा में अगर इस टॉपिक से आएगी तो इससे बाहर नहीं आएगा जो हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं।
देखिए कांच के बर्तनों को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है सर? हॉट एयर ओवन विधि के माध्यम से हम कांच के बर्तन को रोगाणु मुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर रबड़ की वस्तुओं को विसंक्रमण के लिए क्या करना चाहिए? साबुन और डेटॉल को 1:40 से साफ करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बेड पैन और मूत्र पात्र को विसंक्रमित करने के लिए क्या करना चाहिए सर? ये भी हम बताए थे, लाइसोल 1:40 में 1 घंटे में डुबोना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूरा थियरी आप पढ़ें तो अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ये 5 ऑप्शंस वाले हैं जो इनमें से कोई नहीं है। देखिए व्यर्थ पदार्थ कचरा क्या है सर? घर, उद्योग या फिर कृषि से निकला गया फेंका गया पदार्थ ही आपका व्यर्थ पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से बताइए कचरे का मानव स्वास्थ्य पर सबसे आम प्रभाव क्या है सर? तो क्या आम प्रभाव है? रोग वाहक जो हैं जीव हैं, मक्खियाँ, चूहे, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कचरे से होने वाली दुर्गंध का क्या परिणाम होता है सर? तो वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है मेडिकल कचरे में निम्नलिखित में से क्या शामिल है सर? मेडिकल कचरे में क्या शामिल है? ऑप्शन इसका बताइए। खाना बनाने का तेल नहीं सर। खून से सनी पट्टियाँ, हाँ यही शामिल है। बाकी इनमें से बी करेक्ट है उत्तर। ठीक है, नुकीली वस्तुओं को निपटारा कैसे करना चाहिए सर? तो पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 ऑप्शंस वाले हैं यहाँ पे। जब चिकित्सीय कचरे की श्रेणी फर्स्ट में क्या शामिल है? अच्छे से बताए थे, मानव शरीर के अंग, ठीक है, या फिर ऊतक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वहीं पे श्रेणी 2 होता है तो यहाँ पे पशुओं की बात हो जाती है। नेक्स्ट पर देखिए लाल लाल रंग के कंटेनर का उपयोग किस कचरे के लिए होता है सर? तो प्लास्टिक वाली चीज़ें, ठीक है, प्लास्टिक वाली चीज़ें जो हो गया, दूषित पट्टियाँ, फिर आईवी सेट, ये क्या है? प्लास्टिक वाली चीज़ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कचरे के निपटारे के लिए कूड़ेदान कैसा होना चाहिए सर? ढक्कन वाला और जल रोधक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान इसलिए लग रहा है आप पढ़ के आए हुए हो थियरी, तब आसान लग रहा है। तरल मेडिकल कचरे श्रेणी 8 का निपटारा कैसे होता है? आप देखिए, ये आप पढ़ के आए हो लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत देगा। इसका करेक्ट उत्तर रासायनिक उपचार या फिर लैंडफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कचरे को जलाने से क्या समस्या हो सकती है सर? तो वायु प्रदूषण और श्वसन समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, आप थियरी पढ़े इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन आसान प्रश्न है नहीं। कचरे का एकत्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है सर? क्यों इकट्ठा करना जरूरी है कचरे को? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रोग और दुर्गंध को रोकने के लिए। ठीक है, कचरे के निपटारे के लिए कौन सी विधि जैविक कचरे को खाद में बदलती है? कंपोस्ट, ये आपको बताएं कंपोस्ट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यू आप पढ़ लेना एक बार सरसरी नज़र में, क्योंकि थियरी आप पढ़ के आए हो तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पीएचसी का, ठीक है, पीएचसी का हमने भाग 1 जो चल रहा है इसका ख़त्म कर दिया 2 टॉपिक के साथ। 7 ही चैप्टर थे, 7 ही यूनिट थे, हमने ख़त्म कर दिया सातों। अब कल से हमारा भाग 20 चलेगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। उसकी भी थियरी और एमसीक्यू विस्तार पूर्वक हम देखने वाले हैं। अब आपकी भर्ती परीक्षा में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को कवर कर लिए हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लिए हैं, जो किसी और भी किताब में नहीं दिया है लेकिन भर्ती परीक्षा में पूछता है, वो भी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, देखते हो, पता नहीं वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, तो कमेंट करके हाजिरी लगा दिया करो, लाइक करके हाजिरी लगा दिया करो कि सर हमने देख लिया है पूरा वीडियो, क्लास सही है। और यही क्या जो पैटर्न अभी मैं लेके आया हूँ प्रश्न उत्तर के रूप में, क्या ये सही है? ये तरीका क्या सही है? जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा था, अब ये पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, जनन स्वास्थ्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है, मतलब अब हमको जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी ये सभी जन स्वास्थ्य नर्स की जिम्मेदारी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स में कचरे निपटार करने की जिम्मेदारियाँ की बात है। तो आप ये देख लेंगे कि हाँ सर, कचरे के निपटारा करने में क्या क्या एनएम की जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ा रहा था, वो शायद आपको कम समझ में आ रहा था, लेकिन ये अब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।